नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी नर्सिंग केयर क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। आज हम पढ़ेंगे होम हेल्थ एड के 5.1 चैप्टर के बारे में, जो है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का आशय जीवनचर्या से है, जिसके फलस्वरूप एक स्वच्छ परिवेश बनता है। उदाहरण के लिए नहाना धोना और इन्फेक्शन से बचना आदि। कार्य सूची। पहला है परिचय, जो पृष्ठ संख्या 4 से 9 पे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है हैंड सैनिटाइजर, पृष्ठ संख्या 10 पे पढ़ेंगे। तीसरा है हाथों की देखभाल, जो हम लोग पृष्ठ संख्या 11 पे पढ़ेंगे। चौथा है व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, जो पृष्ठ संख्या 12 से 24 पे पढ़ेंगे। पांचवा है संक्रमण बीमारियां, एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो पृष्ठ संख्या 26 पे हम लोग पढ़ेंगे। छठा है संक्रामक बीमारियां, जो पृष्ठ संख्या 28 पर हम लोग पढ़ेंगे। परिचय। एक होम हेल्थ अधिकारी या सहायक जब किसी मरीज को देखता है तो उससे बचने के लिए हाथों की देखभाल बहुत जरूरी है। हाथों को धोना, इन्फेक्शन से बचना, इन चीजों से बहुत जरूरी है, जो हमें स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है, जो कि 7 स्टेप होती है। साबुन से हाथ धोने की 7 स्टेप बताई गई है। पहला है अपने हाथों को चलते हुए पानी से गीला करें, गर्म या ठंडे से। नल के नीचे जो पानी चलते हुए पानी से गीला करना है हाथों को, गर्म या ठंडे से, जिससे आपके कीटाणु है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। लिक्विड या बार पाउडर के रूप में साबुन लगाएं। कोई सा भी लिक्विड लेके या पाउडर जो आपके पास है, साबुन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। स्टेप 3 में अच्छी तरह से झाग पैदा करना है। आपको रबिंग करनी है, हाथों पर झाग पैदा करना है, लाना है। चौथी स्टेप, कम से कम 20 सेकेंड तक हाथों को रगड़े। 20 सेकेंड से आपको हाथों को रगड़ना है दोनों तरफ की। स्टेप 5 में अच्छी तरह से साफ करें, साफ करना है, बिल्कुल सुखाना है। स्टेप 6 और 7 में अपने हाथों को साफ करें एंड डिस्पोजल तौलिया एयर ड्रायर से सुखाएं। हाथों को सुखाने के लिए डिस्पोजल तौलिया या हेयर ड्रायर का प्रयोग करें। यदि संभव हो तो नल को एक तौलिया प्रयोग करते हुए या अपने हाथों की कोहनी से बंद करें। आपको नल बंद करना हो तो एक तौलिया का प्रयोग करना है या आपको कोहनी से बंद करना है। हैंड सैनिटाइजर। आजकल आप देख रहे हो कोरोना में सबसे ज्यादा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हाथों के इन्फेक्ट जो कीटाणु है उनको मार देते हैं 5 या 10 सेकंड के अंदर। उनसे बचने के लिए कीटाणु से कुछ नया वर्जन है हैंड सैनिटाइजर, उसका प्रयोग किया जा रहा है। पानी रहित सैनिटाइजर का प्रयोग करने से पहले सभी ऑर्गेनिक पदार्थों को साफ करें। आपको सैनिटाइजर प्रयोग करना है उससे पहले जो आपके हाथों पे लगे हुए कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको साफ करना है। एक सिक्के के आकार जितना हैंड सैनिटाइजर अपने हाथों की एक हथेली में रखें। एक सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सिक्के के आकार जितना अपने को हथेली पे रखना है। हाथ की सभी सतहों और उंगलियों को एक साथ रगड़े, फिर उसको रबिंग करनी है आगे और पीछे और इंटरनल फिंगर के बीच में। सैनिटाइज को सोखे जाने तक हाथों को रगड़े। जब तक आपका हाथों का सैनिटाइज सूख नहीं जाए तब तक हाथों को रगड़ना है। क्रीम लोशन का नियमित प्रयोग करके अपने हाथों की देखभाल करें, कम से कम दिन में एक बार। क्रीम लोशन की तरह आपको हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए कम से कम दिन में एक बार इसका प्रयोग करना चाहिए। एक अल्कोहल आधारित हैंड रब का प्रयोग करने से पहले और तुरंत बाद में साबुन से हाथ न धोएं। अगर आप हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हो तो उससे पहले या बाद में अपने हाथों को साफ पानी से नहीं धोना चाहिए। अपने हाथों को साफ करने के लिए पानी का प्रयोग ना करें। अपने जो हाथों को धोओगे या साफ करोगे उसे पानी का प्रयोग करके नहीं करना चाहिए। हाथों को रगड़ने के बाद दस्ताने पहनने से पहले अपने हाथों को पूरी तरह सुखाएं। अगर आप दस्ताने पहन रहे हो तो उससे पहले जो हैंड सैनिटाइजर लगा हुआ है उसे बिल्कुल सुखाना है, उसके बाद में ही आपको हैंड दस्ताने पहनने हैं। अब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। कुछ उपकरण होते हैं जो अपनी सुरक्षा करते हैं, वो कुछ
उपकरण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन जानेंगे। पहले है दस्ताने। दस्ताने हाथों में पहने जाते हैं ताकि मरीज के कीटाणु अपने हाथों में नहीं आए और अपने हाथों में लगे हुए कीटाणु मरीज के तक संपर्क नहीं हो, इसलिए दस्ताने का प्रयोग किया जाता है। एक मेडिकल वातावरण में दस्ताने का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। दस्ताने को उस समय पहना चाहिए जब संक्रामक बीमारियां शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ के संपर्क में आने का खतरा हो, मरीज कोई संपर्क में आया हुआ हो या उससे कोई ब्लड निकल रहा हो, तो उसके लिए अपने हाथों में ब्लड नहीं लगे, इसके लिए अपने दस्ताने का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है गाउन। गाउन पहनने से अपने शरीर की जो ड्रेस है वो भी गंदी नहीं होती है और मरीज के छींकने और मरीज से निकला हुआ लिक्विड जो पदार्थ है वो अपने ड्रेस के ऊपर छींटे ना लगे, इसलिए गाउन का प्रयोग किया जाता है। गाउन एक अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है और इनका प्रयोग प्राय केवल एक ही बार पहनने के लिए किया जाता है। गाउन को यूनिफॉर्म के ऊपर से पहना जाता है जब मेडिकल प्रोफेशनल को अत्यधिक बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने का खतरा होता है। मरीज को एक व्यक्तिगत उपकरण है गाउन, जिसका प्रयोग ड्रेस के ऊपर पहना जाता है। इससे क्या है, कोई भी बॉडी फ्लूइड निकला हो, जैसे ब्लड है, मरीज के मुंह से सलाइवा या वो छींकता है तो उससे निकली हुई फ्लूइड अपने बॉडी पे नहीं लगे, उसके कीटाणु अपने नहीं लगे, इसके लिए अपन गाउन का प्रयोग करते हैं। चश्मे को आंखों पर पहना जाता है। मरीज के द्वारा कोई छीका गया अगर पदार्थ अपनी आंखों पे नहीं लगे, इसलिए चश्मे का प्रयोग करते हैं ताकि वो अपने ऊपर नहीं हावी हो कीटाणु। मास्क कोरोना में भी आप जानते हो बहुत से लोग मास्क के प्रयोग से ही बच रहे हैं। मास्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका प्रयोग करना बहुत ही उचित है। मास्क को नाक और मुंह के ऊपर पहना जाता है। आंख और मुंह नाकों के माध्यम से संक्रमण सबसे अधिक होता है और ये मास्क आपको कई प्रकार की बीमारी से बचाता है। होम केयर के अंदर जब हम मरीज को देखने जाते हैं तो उससे पहले मास्क का प्रयोग करना चाहिए। मास्क को छूना नहीं चाहिए मरीज को देखते समय, और मास्क को पहनने का कुछ तरीका है, वो होता है नाक और मुंह के ऊपर पहना जाता है ताकि इससे आपके संक्रमण अपने अंदर बॉडी में नहीं जाए, इसलिए मास्क का प्रयोग किया जाता है। फेस शील्ड चेहरे पर पहना जाता है ताकि मरीज के द्वारा छींका हुआ सलाइवा अपने मुंह पे नहीं लगे, इसलिए फेस शील्ड का प्रयोग किया जाता है। फेस शील्ड का प्रयोग शरीर से निकलने वाले पदार्थ को आंखों के संपर्क में आने से रोकने के लिए किया जाता है। जूतों का कवर जूतों और फर्श की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह मेडिकल वातावरण में अचानक रिसाव हो सकता है, धब्बों या अस्वस्थता से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मरीज के द्वारा फर्श पे फैले हुए कीटाणु से बचने के लिए जूतों का ऊपर एक कवर पहना जाता है जिसे शूज कवर कहा जाता है। सिर का कवर, सिर पर पहनने वाली टोपी जो होती है वो आप एक इमेज में देख रहे हो, ऐसी कैप पहनी जाती है अस्पतालों में या होम हेल्थ केयर में। जब आप जाओगे वहां पर ऐसी कैप पहन के आपको मरीज की देखभाल करनी होती है। सिर पर पहनने वाली टोपी का उद्देश्य बालों की सही तरह से रखना और रोगी की देखभाल करते समय सही दिखने के लिए किया जाता है। मरीज टोपी का उद्देश्य यह होता है कि रोगी की देखभाल करते समय उसे कोई परेशानी नहीं हो, उसमें बाल नीचे नहीं गिरे या वो खुले रखे, इसके लिए वो एक जगह इकट्ठा रहे। अब पीपीटी पहनने के चरण। अभी कोरोना में जब मरीजों को अपन देखने जाते हैं, एक होम हेल्थ साइट द्वारा देखने जाता है, तो उसमें पीपीटी किट का उपयोग किया जाता है जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वह खुद की देखभाल। सभी आवश्यक पीपीटी की पहचानना आवश्यकताओं और खतरों के अनुसार है। अब पीपीटी पहनने कुछ चरण होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। पहले क्या चीज पहनी जाती है, उसके बाद में कौन सी स्टेप में कौन सी चीज पहनी जाती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पीपीटी पहनने के पहले फेस शील्ड पहनने हैं, जो चेहरे का मैंने बताया था पहले आपको, फेस शील्ड उसको पहनना है सबसे पहले। फिर आपको गाउन को पहनना है। गाउन के बाद में मेडिकल मास्क और आंखों पर सुरक्षा पहनना है। फिर लास्ट में जो बचा वो दस्ताने पहनने हैं। अब पीपीटी उतारने के चरण।
मरीज जब कोरोना वाले मरीज की देख रेख करके जब ड्यूटी से ऑफ हो रहा हो तो आपको उस समय पीपीटी उतारने के कुछ चरण होते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप उतारा जाता है। अब सबसे पहला है स्वयं और दूसरों को संक्रमण से बचाएं। सबसे पहले अधिक संक्रमण आइटम को हटाएं। मरीज के संपर्क में आए हुए सबसे पहले जो चीज होती है उनको हटाना है आपको। दूसरा, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखें। गाउन राजस्थान को उतारे और अंदर से बाहर की ओर उल्टे। हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए अपने गाउन और दस्तानों को उतारना है और उसे डिस्ट्रॉय कर देना है या जो बाल्टी होती है उसमें डाल देना है। तीसरा, यदि आप फेस शील्ड पहने हुए हैं तो उसे पीछे से उतारें। फेस शील्ड को अच्छी तरह से डिस्पोज करें। फेस शील्ड को उतारते समय पीछे से उतार के उसको डिस्ट्रॉय करना है। चौथा है, यदि आंखों की सुरक्षा और मास्क पहने हुए हैं तो उन्हें पीछे से उतारें। चश्मे को अलग कंटेनर में रखें ताकि फिर से प्रोसेस किया जा सके। यदि आंखों पर आपका चश्मा लगा हुआ है उसे पीछे से उतारना है और साइड में रखना है ताकि उसको दोबारा अपन यूज ले सकें। मास्क को पीछे से उतारें, सुरक्षित प्रकार से डिस्पोज करें। मास्क को भी अपने पीछे से हाथ पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय बाल्टी में डालना है। फिर अपने लास्ट स्टेप होती है हाथों को साफ करें। जो हमने 7 स्टेप बताई उस प्रकार से अपने हाथों को धोना है। अभ्यास प्रश्न, पीपीई का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्ट इकाई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इनमें से कोई बताइए क्या होता है? मैंने बताया था अभी आपको। जी हाँ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स सही है, उत्तर है आपका। संक्रमण बीमारियां, एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वह बीमारियां जो मरीज खुद स्वयं पैदा करता है। रक्तचाप, मरीज जब टेंशन में होता है तो उसके बीपी बढ़ जाता है जिससे उसके रक्तचाप भी बढ़ जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। दूसरा, अधिक कोलेस्ट्रॉल, आजकल लोग बहुत सी चीजें बाहर की खाना पसंद करते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है जिससे मरीज में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा है तंबाकू का प्रयोग, मरीज या बहुत से लोग जो तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं उनसे भी मरीजों में बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही है। चौथा है शराब पीना, अल्कोहल की मात्रा ज्यादा लेने से मरीज को बीमारी हो जाती है। पांचवा है अधिक वजन, वेट बढ़ जाने के कारण भी मरीज को एनसीडी असंक्रामक बीमारी जो होती है वो हो जाती है। अभ्यास प्रश्न, असंक्रामक बीमारियां कौन सी होती है बताइए आप। अभी हमने पढ़ा था उनमें से कौन सा आंसर सही है आपका? कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रक्तचाप। जी हाँ, आपका रक्तचाप सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। संक्रामक बीमारियां, संक्रामक बीमारियां वो होती है जो शरीर में पनपती है। पहला है कैंसर, कैंसर कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे ओवर कैंसर, ब्लड कैंसर आदि। दूसरा है डायबिटीज, संक्रामक बीमारियां, डायबिटीज ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक हो जाना, उसको ही डायबिटीज कहा जाए। हाइपरटेंशन, रक्तचाप बढ़ने से मरीज के हाइपरटेंशन हो जाता है। चौथा है ऑस्टियोपोरोसिस, यह एक हड्डी की बीमारी होती है जो हड्डियों में होती है। पांचवा एल्जाइमर, मरीज की एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, उसके कारण ही एल्जाइमर हो जाती है। छठा है हार्ट की बीमारी, मरीज में हार्ट अटैक आ जाना, क्योंकि मरीज ज़्यादा स्मोकिंग करता है उसे भी हार्ट अटैक आ जाता है, ज़्यादा अल्कोहल लेता है उसे भी हार्ट अटैक आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।